वेलकम टू सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को। आई नीड नॉट टू से दैट दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली बिकॉज इसी एक्ट की वजह से ये एक्ट आगे बेस बनेगा जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, दैट इज एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जिसके एग्जाम की डेट आ चुकी है 2 जुलाई को। आपका यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ का एग्जामिनेशन भी है और इवनिंग में आपका एपीएफसी का एग्जामिनेशन भी है। और जैसे कि हमें पता है कि ये पूरी की पूरी की कॉन्सेप्ट सीरीज उन सभी की कॉन्सेप्ट्स या उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रही है जो आपके इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। कई सारे अपडेट्स भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो फोकस एरिया रहेगा दैट इज टू डिस्कस द वेरियस डेफिनेशंस, स्पेसिफिकली बेसिक वेजेस क्या होते हैं, पे की डेफिनेशन क्या है एज पर दिस एक्ट, एंड देन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन बिकॉज ईपीएफओ या ईपीएफ का जो ये एक्ट है 1952 का, इसमें 3 मेन स्कीम्स की डिस्कशंस होती हैं। तो हम इसमें स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है उसके कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे कि एम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूट करना होता है और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट कैसे करना होता है। देन अल्टीमेटली विल डिस्कस अबाउट विड्रॉल कि इसमें पैसा विड्रॉ कैसे किया जाएगा, फंड विड्रॉ कैसे किया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट एंड अदर सर्कमस्टांसेस। एंड इसमें कई सारे अपडेट्स भी हैं, कई रिसेंट अपडेट्स भी हैं, उसे भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे बिकॉज आपको एग्जाम पर्पज से ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। नाउ एक्ट की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मेनली यहाँ पे हम जो फोकस एरिया है वो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में है जहां पर 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं उनको इस एक्ट के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मतलब इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू बी पार्ट ऑफ द ईपीएफओ स्कीम एंड दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर दिस एक्ट ऑल्सो, सो इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम। इसके अलावा अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहे तो दैट विल बी रजिस्टर्ड एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। ठीक है, शेड्यूल 1 जो है सेट का, उसमें कई सारे और भी एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री एंड वेरियस अदर शॉप्स ऑल्सो दैट कैन बी एडेड थ्रू द notification by the government, appropriate government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दैट कैन बी एडेड हेयर। एंड इसके अलावा अगर इसके अपार्ट कोई और भी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली यहाँ पे चाहे तो वो ऐड कर सकती है बाय अ नोटिफिकेशन अगेन। नाउ इसके बाद हम आगे बात करेंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि सबसे पहली बात बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस बिकॉज आगे हम इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे कैलकुलेशन करने वाले हैं अबाउट द फंड कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इसलिए पहले इन डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि बेसिक वेजेस क्या होता है। नाउ बेसिक वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्लियर करें, सो first of all, that is basic wages includes all remunerations earned by the employee ने जो भी अर्न किया है एज ऑल रिम्यूनरेशन जो भी उसके बनते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं चाहे वो ड्यूटी पे है या लीव पर है, अगर से किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन तभी मिल रहा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड फॉर द मीनिंग ऑफ बेसिक वेजेस। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है वो खास बात है बिकॉज अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस। जो इसमें खास बात जो इंक्लूड नहीं किया जा रहा है वो है कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन। ये होता है कई सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम द वेजेस दे पे इन द काइंड ऑल्सो। कैसे कि आपको फूड कूपन्स दे देते हैं, चाहे वो कैंटीन के लिए हो या फिर अदरवाइज थ्रू अदर मीन्स यू आर बीइंग पेड, सो वो यहाँ पे कवर अप किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो इसे इंक्लूड नहीं किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ द बेसिक वेजेस। देन डेयरेंस अलाउंस को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। याद रखना मैं अभी बेसिक वेजेस की बात कर रहा हूं तो बेसिक वेजेस को हम अलग रख रहे हैं, डेयरेंस अलाउंस को हमने अलग रखा है, उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है। फूड कंसेशन से मिलने वाला उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है या ऐसी आपके काम के लिए आपको बोनस मिलता है, जैसे सेल्स पर्सन को बोनस मिलता है, या ऐसे ही इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड तो आपको कंसेशन मिल जाते हैं, कई सारे कमीशन का आपका प्रोविजन रहता है, तो वो सब कुछ जो है अलग रखा गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बेसिक वेजेस। इट इज एक्चुअली एट पार विद द वेरियस अदर एक्ट ऑल्सो, वो भी बेसिक वेजेस को अलग रखते हैं। ये आपका जो बेसिक वेज है बेसिकली ये वो अमाउंट है जो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे के साथ एम्प्लॉयर ने तय की थी दैट दिस विल बी योर
this will be the amount which will be paid you, which will be paid to you in the form of your remunerations. ठीक है, so remunerations की basis पे you will be paid. Now इसके अलावा यहाँ पे एक और बात भी है, that is any प्रेजेंट विच इज बिन गिवन टू यू नाउ. क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप इनको अब रिवीजन भी करें. सो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो ये पीपीटी पीडीएफ आपको वहाँ पर भी अवेलेबल होगी फॉर द रिवीजन पर्पस. सो आई एम डिस्कसिंग एंड क्लियरिंग ऑल द माइन्यूट डिटेल्स हेयर ऑल्सो, बट इसको रिपीटेड रिविजन चाहिए होंगी इन टॉपिक्स को टू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट देम into your memory. So इसके लिए आपको PPT PDF मिल जाएंगे in the Telegram group also. You can join that. Okay, आगे बढ़ते हैं इसके बाद. नाउ इसके बाद पे की डेफिनेशन में हमने कई मेनली 3 चीजें ऐड कर ली. आपका बेसिक वेजेस जो अभी हमने देखा था, डियरेक्ट अलाउंस जो हमने बेसिक वेजेस से अलग रखा था उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, एंड रिटेंशन अलाउंस इज क्वाइट अ डिफरेंट टर्म हेयर. सो कई सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनकी लॉयल्टी बनी रहे और वो उनसे जुड़े रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो वो उनको कुछ एडिशनल अलाउंस देते हैं कि कोई 5 साल 10 साल से जुड़ा हुआ है तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन अलाउंस दिया जाता है, ताकि वो इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी या किसी और कंपटीटर के पास ज्वाइन ना करे. दे ऑलवेज बी हियर बिकॉज कंपनी हैज इन्वेस्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड द एम्प्लॉय ऑल्सो हैज अ गुड स्किल सेट नाउ, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस गेन कर लिया है उसने पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए. he has actually gel up with the organization, so that person need to be kept in the establishment or the factory. So for that purpose यहाँ पे हम उसको retention allowance भी देते हैं. कई सारी कंपनीज देते हैं एंड अदरवाइज कई नहीं भी देती, तो दैट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट. नाउ इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो क्राइटेरिया दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट कि हम चाहते हैं कि किसको हम असर्टन करें कि who will be liable to pay this fund or actually collect this fund also. So क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन करना है तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का है, तो ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा और अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टाइमली पैसा जो है वो ईपीएफ जो फंड है उसमें ट्रांसफर हो रहा है. बिकॉज ऐसा तो नहीं है एम्प्लॉय की वेजेस से आप काट रहे हैं, उसकी सैलरी से आप पैसे काट रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, वो फंड में आप नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पैसे काट रहे हैं. वेजेस में उसको जो सैलरी स्लिप मिलती है उसमें से डिडक्शन मिलती है कि ईपीएफ फंड में आपका इतना पैसा काटा गया, लेकिन फाइनली ईपीएफ का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर नहीं है. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दैट इज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ठीक है, हु विल बी लायबल अंडर दिस एक्ट टू मेक दिस ट्रांसफर and collect the amount, transfer the amount, and finally that is इसमें to maintain the record also. So that will be the responsibility of the प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. सो अगर फैक्ट्री है, सो फैक्ट्री के लिए, अगर ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए द मैनेजर और द ओनर और द ऑक्यूपायर. ठीक है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है. ओनर कई बार अलग होता है, मैनेजर अलग होता है. सो मैनेजर जहाँ पे ओनर अलग है मैनेजर अलग है, तो अगर मैनेजर नहीं है तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 25-30 लोग काम करते हैं, आपको अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. एम्प्लॉयर इटसेल्फ और द ओनर इटसेल्फ इज द एम्प्लॉयर देयर. सो दैट इज इन दैट केस ही विल बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. देन एस्टेब्लिशमेंट और कंपनीज. Establishment or companies like malls, like various businesses, like various other service sector companies and all. So वो सारी establishment और companies में की कैटेगरी में आती हैं. और इस केस में जो सुपरवाइजर है या जो कंट्रोलर है ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं सुपरवाइजर, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड देन इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी वर्कर को रखा है, मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है, सो इन दैट केस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी द पर्सन वेयर ही एक्चुअली हैज बीन एम्प्लॉयड. ठीक है, तो जहां पे वो एक्चुअली काम कर रहा है वहां पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी डिफाइंड एज द पर्सन at whose premises this worker is doing his job. ठीक है, मतलब अगर किसी फैक्ट्री में आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा तो सिक्योरिटी गार्ड को किसी और एजेंसी से वो आया है, किसी और एजेंसी से आपने हायर किया, तो एजेंसी ही उसको सब कुछ पे करेगी, रिम्यूनरेशंस भी वही देगी, ईपीएफओ से ईपीएफओ फंड में कंट्रीब्यूशन भी वही करेगी. लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है दैट इज टू एंश्योर दैट द पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ और नॉट. दैट फॉर दैट पर्पस जहां पर जिसमें फैक्ट्री में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसी को कंसिडर किया जाएगा. नाउ इसके बाद
बात करते हैं कि अब टू इंश्योर, अब एक नई चीज़ ईपीएफओ ने किया, बहुत अच्छा काम किया ईपीएफओ ने इस एस्पेक्ट पे। होता क्या था कि कई बार जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे सप्लाई कर रहे हैं दीज वर्कर, जैसे आपका बैंक है तो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स की पोजीशन, कहीं पे ड्राइवर्स की पोजीशन, इसके लिए आप थर्ड पार्टी से रिक्रूटमेंट करवाते हैं। कोई एजेंसी होती है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी होगी, वो रिक्रूट करती है। नाउ क्या वो सिक्योरिटी गार्ड को ये जो एजेंसी है सिक्योरिटी गार्ड को रिम्यूनरेशंस दे रही है, क्या सारे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट दे रही है, और इन दिस कॉन्टेक्स्ट ईपीएफ का बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही? सो इसको इंश्योर करने के लिए ईपीएफओ ने इंटरलिंक कर दिया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और जो कॉन्ट्रैक्टर है दोनों को इंटरलिंक कर दिया है, ताकि ये क्लैरिटी हो सके कि वेदर द पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट और नॉट। बिकॉज इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में से कि भाई दिस पर्सन इज नॉट ऑन माई रोल, सो आई विल नॉट बी लायबल फॉर हिज बेनिफिट्स ऑल्सो। सो ऐसा ना हो, इस करके दिस प्रोविजन हैज बी मेड कि दोनों को इंटरलिंक करके देखा जाएगा एज अ फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ ईपीएफ का जो ये एक्ट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये 3 मेन स्कीम्स की बात करता है, या 3 स्कीम्स इसमें प्रोवाइड करता है, जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम है सबसे पहले, जिसको अप्लाई करने के लिए हमने देखा आपके पास ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और यही ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड करती है, जो कि 1976 में ऐड होगी, एंड देन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो कि 1995 में ऐड होगी। ठीक है, तो मेनली फोकस हमारा इस पर रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव 2 मोर स्कीम्स, जो कि हम फुल लेक्चर में हम जब कवर अप करते हैं तो इन स्कीम्स को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट फॉर द की कॉन्सेप्ट सीरीज पर्पस हम उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर अभी बात करें जो आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ईपीएफ की जो स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ ईपीएफ स्कीम ऑफ 1952 जो इस एक्ट के आने के साथ ही आ जाती है, इसका जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन और टू टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2 साइड। ठीक है, इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब ओनर एंड द कामगार या वर्कर, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्कर कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसमें दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम बात कर रहे हैं कि ईपीएफ को जो स्कीम है इसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी। आइए देखते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। सो पहली बात रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, इसमें इस स्कीम के लिए हम टारगेट किसको कर रहे हैं? हमारा मेन फोकस एरिया है दैट इज टू टारगेट दोज एम्प्लॉयज विच हु मे नॉट बी गेटिंग दैट मच सैलरी और दैट मच इनकम कि वो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। तो ईपीएफ स्कीम उनको मेनली टारगेट करती है, ताकि अपना वो रिटायरमेंट के बाद या ओल्ड एज में अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सके फॉर देयर नीड्स। सो ये स्कीम स्पेसिफिकली उन्हीं आइडियाज पे बात करती है। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिनकी 15,000 से कम की सैलरी है, वो इसके ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 15,000 से कम अगर सैलरी है तो मेनली दे आर द टारगेट। बट इसके अलावा अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी भी है तो उनको नॉन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ बोला जाएगा, उनको नॉन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ बोला जाएगा। मतलब उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है, वो भी मेंबर्स बन सकते हैं, बट उनको कैटेगराइज अलग वे में किया जाएगा। बेनिफिट्स विल रिमेन इन अ वेरी सिमिलर मैनर। ठीक है, वो सभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। बस करना इतना है कि अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी कमाने वाले वर्कर्स को आप इंक्लूड करना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस यू जस्ट नीड टू टेक द परमिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अलग अलग एरियाज में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है काम करते हैं। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में वो काम करते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो बेसिकली आफ्टर वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द पोजीशन विच यू आर गोइंग टू टेक। सो द एम्प्लॉयर विल बी कमिंग टू यू कि सर हमको भी इस स्कीम का पार्ट बनना है। सो जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी वेरियस अदर बेनिफिट, बिकॉज कई बार एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई इट इज अ बिग मैमथ जॉब टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देमसेल्फ। ठीक है, तो वो ईपीएफओ में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। हाँ, कंट्रीब्यूशन जो है वो ये एम्प्लॉयर्स कर देंगे। तो इस केस में अगर 15,000 से कम की सैलरी है तो ऑटोमेटिकली आपको मैंडेटरी है कि आपको रजिस्टर करवाना ही अपने ऐसे वर्कर्स को जो 15,000 से कम करा रहे हैं। लेकिन अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा मंथली
मंथली अर्निंग उनकी है, इफ़ दे आर अर्निंग द पे मोर देन 15,000। अब यहाँ पे पे की बात है, तो मतलब आपका बेसिक वेजेस आ जाएगा, आपका डियरेंस अलाउंस आ जाएगा और रिटेंशन अलाउंस आ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अगर ये तीनों मिला के 15,000 से ज़्यादा अगर वर्कर कमा रहा है तो उसे इंक्लूड करने के लिए एम्प्लायर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू द APFC, मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। वो अप्रूव करेगा एंड देन दे विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन, कि इसमें कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। सो फॉर द कंट्रीब्यूशन पर्पस एम्प्लायर की तरफ से भी 12% का कंट्रीब्यूशन रहेगा और एम्प्लॉय की तरफ से भी 12% का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है इसमें 12% की। 12% किसका, दैट इज ऑफ द बेसिक वेजेस, डियरेंस अलाउंस एंड रिटेंशन अलाउंस इफ एनी। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर इसका 12% निकाला जाएगा। तो उतना ही एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है और इतना ही एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है। इसको थोड़ा और इलेबरेट वे में देखते हैं। सो टू मेक इट सिंपलर, आई हैव अ फ्लो चार्ट फॉर यू फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल, एक आपने फंड इकट्ठा कर रहे हैं, आप किसी फर्नेस में इस पैसे को अगर डाल रहे हैं, तो पहली बात, इसमें पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय का रहता है 12% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस रिटेंशन अलाउंस प्लस योर डियरेंस अलाउंस। तो मतलब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि आप कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक वेजेस कितने हैं प्लस इसमें डियरेंस अलाउंस कितना है प्लस इसमें रिटेंशन अलाउंस कितना है। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो नंबर आएगा हमारे पास, उस नंबर को हम उसका 12% निकालेंगे। तो जब हम उसका 12% निकालेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया और इन अ सिमिलर मैनर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन यही रहेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, सेम कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी अगर कैलकुलेशन में हम अगर हमारे पास 1200 रुपये की कमाई आती है या 1200 रुपये हम एम्प्लॉयर से ले रहे हैं, एम्प्लॉय से ले रहे हैं 1200 रुपये, तो 1200 रुपये ही आप एम्प्लॉयर से भी लेते हैं, तो दोनों का 2400 रुपये बन जाएगा। एंड ये 2400 रुपये ही जो है आपका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल जो इस फंड में जाने वाला है। तो जो टोटल कॉर्पस हमारे पास बनेगा इस फंड का, उसमें यही 2400 रुपये आ जाएगा पर मंथ। ठीक है, तो माइंड यू पर मंथ बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से 1200 रुपये अगर एम्प्लॉय दे रहा है, 1200 रुपये अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, सो इन द एंड हमारे पास 2400 रुपये आ जाएगा पर मंथ बेसिस पे इस फंड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही ये फंड बिल्टअप होता है मंथ बाय मंथ, ईयर ऑन ईयर। इसी तरह से हम कवर अप इसी तरह से पूरा कॉर्पस बनता है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो कि EPFO एक्ट 58 ईयर्स बोलता है, तो तब तक ये काफ़ी अच्छा फंड जनरेट हो जाता है एंड देन इसको विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, विड्रॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इस ये जो फंड, ये जो कंट्रीब्यूशन है हमने जो डिस्कस किया 12% का, इसकी फर्दर डिवीजन देखते हैं, फर्दर डिवीजन कैसे की जाती है। नाउ इस फंड को फर्दर डिवाइड करने के पर्पज से इसका ब्रेकअप देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो एम्प्लॉई है वो भी इसमें 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है 12% का, वो पूरा का पूरा जो है EPF फंड में चला जाता है। ठीक है, जो EPF स्कीम है, मतलब उसकी द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा वो सारा का सारा इस स्कीम में जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको डिवाइड किया जाता है इन वेरियस एस्पेक्ट। सबसे पहले आप जो 3.67% है वो EPF में जाता है। तो मतलब जो EPF स्कीम है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो हमारा वर्कर है, उसका पूरा का पूरा 12% जो है वो उस फंड में जाएगा। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है उसका सिर्फ 3.67% जो है वो इस फंड में जाता है। लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पेंशन स्कीम भी है इस एक्ट में, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। सो बाकी 3.3% जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा। देन जो हमारे पास एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को। सो 0.5 जो है उस इंश्योरेंस फंड में जाएगा। एंड देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो EPFO यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लेगा। सो दैट विल बी 0.5%। तो ये सारे आपके चार्जेस बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे, सो दिस अमाउंट दैट इज योर बन जाएगा 12%, तो आपका यही कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज 12%। ठीक है, तो रिमेनिंग 1% जो है एक्स्ट्रा होगा, जो कि एम्प्लॉयर को पे करना है, ये एम्प्लॉयर ही पे करेगा।
ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। तो मतलब 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 2% डिवाइड हो गया, 3.67% इनटू द प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड 8.33% इनटू द पेंशन स्कीम, जो कि पेंशन मिलनी शुरू होगी आफ्टर द रिटायरमेंट। और पे कौन करेगा? ईपीएफओ पे करेगा टू द वर्कर, बट एम्प्लॉयर से इनिशियली कंट्रीब्यूशन इसमें ले लिया जाएगा। ठीक है। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। एंड एम्प्लॉई के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि पूरा का पूरा 12% जो वो दे रहा है वो सारा का सारा यहीं पर जा रहा है ना। ये तो होगी फंड की कंट्रीब्यूशन की बात। अब बात करते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो पूरा फंड बिल्टअप हो रहा है, अगर हर महीने आप 2400 रुपये पे कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फंड में, तो आपका ईयरली आप बेसिस पे देखेंगे, सो दैट विल बी गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। काफ़ी पैसा बन जाएगा आपका, 26,000 रुपये के आसपास दिस अमाउंट विल बी ना। 26,000 रुपये के आसपास अगर आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और एवरी ईयर ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर अनाउंस करती है दैट इज कि वो कितना इंटरेस्ट रेट देना चाहते हैं। ठीक है। सो अभी जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी मैं करंट अपडेट भी साथ में आपको करवा रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट दिए गए थे वो थे हमारे पास 8.1%, एंड जिसको अब जो है ईपीएफओ ने इंक्रीज किया है दैट इज 8.15%। ठीक है। तो 15% अब इसमें इंक्रीज आपका रहेगा। नो अब इसमें क्या है कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन चेंज अकॉर्डिंगली। ये ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस करती रहती है। पहले 8.5 रख के देन इसको अब चेंज किया गया है टू 8.15। ठीक है। सो दैट इज़ द आइडिया हेयर। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ सो यहाँ पे एक बात हमें और भी क्लियर हुई कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ईपीएफओ इनको अनाउंस करता है इन एडवांस, बेसिकली अनाउंस कर देते हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर लिटर पार्ट ऑल्सो। ओके जी। इसके बाद अब बात करते हैं विड्रॉल पर। विड्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में एक सिंपल आइडिया ये है कि जब आपकी, बिकॉज ये ओल्ड एज में बेनिफिट देने के लिए पूरा स्कीम जो है, पूरा एक्ट जो है वो आपको ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए है, आपको ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। तो इन दिस वे हमारी कोशिश क्या है कि जब इंडिविजुअल रिटायर हो, जैसे मैंने बोला ईपीएफओ के कॉन्टेक्स्ट में जो एज है वो 58 ईयर्स है, तो जब आप इस एज पे रिटायर हो तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड हो जो आप घर लेके जाए, खुशी खुशी इस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर बिल्डिंग अ हाउस, फॉर मेकिंग सम अरेंजमेंट फॉर योर सेल्फ। ठीक है। एक ये बात बोली जाती है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल की लाइफ में अगर वो कभी अमीर होता है, वो लाइफ में सिर्फ एक ही दिन अमीर होता है जिस दिन वो रिटायर होता है। ठीक है। वो पूरी ज़िंदगी जो उसने कमाया है पे चेक टू पे चेक चल रहा है, मतलब जितनी सैलरी आई उसको अकॉर्डिंगली खर्च कर पा रहा है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो वो एक दिन का अमीर होता है। ठीक है। एक दिन वो अपने आप को अमीर फील कर पाता है, बिकॉज तब ये फंड इन द फॉर्म ऑफ ईपीएफओ उसके पास आता है। ऐसे ही ग्रेचुटी से पैसा आ जाता है, ऐसे ही गेट द मनी फ्रॉम द अदर स्कीम्स ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली फिर पेंशन भी है जो हमने इस एक्ट में देखी कि इस पेंशन का भी प्रोविजन है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इन दैट वे आपकी जब रिटायरमेंट होगी स्पेसिफिकली 58 ईयर्स में, उससे पहले भी विड्रॉ किया जा सकता है। हम देखेंगे भी उससे पहले का विड्रॉल का प्रोसीजर क्या है। एक्चुअली जो सिंपलर वे है उसमें तो 58 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेंगे और रिटायर हो जाएंगे, तब आपको जो फंड आपने पूरा इकट्ठा किया आपने और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से जो फंड बना है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप पैसे को जल्दी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 54 90% तक का अमाउंट जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 54 ईयर्स ऑफ एज। सो ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। जैसे आप रिटायरमेंट से पहले आप चाहते हैं कि अपना कहीं पे घर बना लें, गांव में आप घर बनाना चाहते हैं, शहर में घर बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ और एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स, फैमिली नीड्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप ये पैसा यूटिलाइज कर सकें। हाँ, इसके अलावा ये तो है रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाला पैसा, लेकिन इन बिटवीन भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। तो पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। दैट इज फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके बच्चों की मैरिज है, उनकी एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन में भेजना चाहते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, मेडिकल एक्सीजेंसी कोई आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये फंड इसमें भी हेल्पफुल होता है। ये इसकी यूटिलिटी हमने खासकर देखी थी कोविड पीरियड में।
कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ईपीएफओ ने, जहां पर उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, बिकॉज द सिचुएशन वाज सो क्रिटिकल कि एम्प्लॉयर जॉब चली गई है एंड कोई जॉब और हाथ में है भी नहीं, काम बंद है। तो ईपीएफओ में इकट्ठा किया गया फंड वो बहुत काम आया, जहां पे ईपीएफओ ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने बोला कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन एक्सीडेंसीज में वो पैसा उनकी बेसिक नीड में भी काम आया, बिकॉज इन प्रोविजंस के अलावा आप पैसा नहीं निकाल सकते, बट ईपीएफओ ने आप फ्लेक्सिबिलिटी दी एंड दे आस्क कि यू कैन विड्रॉ द अमाउंट इवन बाय सिंपली अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो बहुत ज़्यादा हेल्प उस टाइम पे ईपीएफओ ने दी। द हैट्स ऑफ टू ईपीएफओ फॉर दैट प्रोएक्टिव अप्रोच। नाउ इसके अलावा एज ए सेट की मैरिज है, एजुकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट और ऐसी कुछ और भी ज़रूरतों के लिए आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, बट उस पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब जो आपको, जैसे भी हमने देखा कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पर ईपीएफओ जो है अलग अलग टाइम पर आपको इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है, तो आपका पैसा वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो द कंडीशन इज दैट यू मे नॉट गेट द इंटरेस्ट देयर। ठीक है, सो इंटरेस्ट वहाँ पे आपको नहीं मिल सकता है एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री है और इंटरेस्ट फ्री भी है। लेकिन वंस यू आर गेट टू दैट एज जहाँ पे आपके 58 ईयर्स की है, तो इंटरेस्ट फ्री तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा डेफिनेटली, जो इतने ओवर द ईयर्स आपने कमाया, बट इसके साथ साथ आपको टैक्स फ्री भी है। तो ये जो पैसा आपके पास आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगाती है गवर्नमेंट, बिकॉज ये आपका जोड़ा पैसा गवर्नमेंट नहीं चाहती है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर टारगेटिंग 15,000 द person who is earning 50,000 a month, 15,000 rupees a month, so you are giving that kind of a flexibility to that person. Okay, इसके बाद बात करते हैं about the other aspect like द न्यू डेवलपमेंट। कुछ करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें। सबसे पहली बात, बड़ा अच्छा स्टेप लिया है ईपीएफओ ने कि उन्होंने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बना दिया है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का क्या है कि पहले क्या होता था कि आप जब भी अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं, मतलब एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए या एक फैक्ट्री को छोड़ के दूसरी फैक्ट्री को ज्वाइन किया, तो उतनी बार आपका वो जो ईपीएफओ का फंड बनता है, उस एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो अकाउंट जो है वो आपका क्लोज कर किया जाता है। उस क्लोज अकाउंट से फिर आप पैसा निकालते हैं एंड फिर जब नए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो वहाँ पे फिर से आपका एक नया ईपीएफ अकाउंट बनता है और फिर उसमें कंट्रीब्यूशन फिर से नए सिरे से शुरू होती है। लेकिन इसमें ईपीएफओ ने अब चेंज किया है, दैट इज कि अब आपको अकाउंट नंबर आपका एक ही रहेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो जाएगा, तभी हम उसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। कि अब क्या है कि आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने नए एम्प्लॉयर को, जब भी आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाएं, उसको अपना ये कार्ड दे दें, क्योंकि ईपीएफओ उसमें एक कार्ड भी इशू करेगा। अब वो कार्ड दे दें, उस कार्ड पे आपका यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लिखा होगा एंड वो एम्प्लॉयर उसको रजिस्टर कर लेगा और वहीं से जहाँ से आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई, आपकी सैलरी आनी शुरू हुई, तो ही विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो 12% वो दे देगा और 12% आपकी सैलरी से काट के उस फंड में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस फंड विल वर्क एंड सो ये काफ़ी इफेक्टिव वे है, दैट इज़ टू कीप द कंटिन्यूटी इन द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कई सारी दिक्कतें इसमें रहती हैं। सो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। केवाईसी डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपका आधार से आपको लिंक करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से ये आपका सारा नंबर जो है, यूएएन नंबर जो है, क्योंकि ये ईपीएफ का नंबर है, ईपीएफ अकाउंट का नंबर है, तो उसको बैंक अकाउंट से भी लिंक किया जाएगा, आधार से भी लिंक किया जाएगा, ताकि स्मूदर प्रोसेस हो सके इन फ्यूचर। सो दैट इज़ देयर। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज़ एम्प्लॉयर ही काम करेगा। और इसमें एम्प्लॉय को खास बात ये भी मिल जाएगा, क्योंकि अब वो उसके पास एक अकाउंट नंबर है, तो इस अकाउंट नंबर से वो ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे अपना यूएएन नंबर डाले एंड फिर वहाँ पे उसको पूरा डिटेल दे सकता है कि कौन से महीने में मेरी तरफ से या एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया या कितना किया है। ठीक है, तो पूरा जिसको आप बोलते हैं पासबुक जो है, जैसे बैंक अकाउंट में होती है, तो प्रॉपर पासबुक का आपके पास एक्सेस हो जाएगा। इसको हम और इलैबोरेट तरीके से डिस्कस करते हैं। नाउ गवर्नमेंट ने इसी पासबुक को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया सिंपलर प्रोसेस बनाया है, ताकि आप मोबाइल फ़ोन से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाएं फॉर दिस पर्पस। सिर्फ एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बन चुका है, उमंग एप्लीकेशन। सो इस उमंग एप्लीकेशन पे आप जाइए और उमंग एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे सो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। कई तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप की हो गई, पेंशन फंड हो गया, ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी गवर्नमेंट के
वेबसाइट्स हैं उनको भी इसके साथ लिंक किया गया है, एप्लीकेशन उनको भी इसके साथ लिंक किया गया है। सो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा दैट इज EPFO। इस टैब पर जब आप जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सेस होल ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द EPF ऑल्सो। तो इसको याद रखना, एग्जाम में तुमको आ सकती है चीज़, दैट इज उमंग एप्लीकेशन इज नाउ इंटीग्रेटेड विद द EPF एज द अदर स्कीम्स आर। और यहीं पे आपको पासबुक की सर्विस मिल जाएगी। तो आपकी पासबुक जो है वो कुछ ऐसी सी दिखेगी जहाँ पर दे विल बी डिटेल कि कितना डिपॉजिट टोटल आया, कि आपकी तरफ से एम्प्लॉय ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है और एम्प्लॉयर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर द मंथ। ठीक है, तो दैट विल बी देयर। नाउ यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि आपको दो अलग नंबर दिख रहे हैं, अदरवाइज 1800 और 1800 यहाँ पर भी होना चाहिए था, बिकॉज दोनों 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट द डिफरेंस इज क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो 3.67% है, हमने देखा था ये, तो इसलिए ये अमाउंट आपको कम दिख रहा है इन कंपैरिजन टू द अदरवाइज। क्योंकि जो बाकी जो अमाउंट है, इसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो जा रहा है पेंशन में और इंश्योरेंस में। ठीक है जी, इसलिए ये अमाउंट आपको कम दिख रहा है। तो अपने एम्प्लॉयर से लड़िएगा मत फॉर दिस पर्पस, अंडरस्टैंड दिस फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो अकॉर्डिंगली ये आपका मंथली बेसिस पे दिस विल बी द काइंड ऑफ अ रिपोर्ट विच यू विल बी गेटिंग। ठीक है, ओके, तो ये है आपका पासबुक। सो नाउ दीज वर द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मोबाइल पासबुक ऑफ EPFO। ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि अभी पिछले एक हफ्ते से EPF के जो मेंबर्स हैं, 5 करोड़ से ऊपर मेंबर्स जुड़े हुए हैं EPFO से। सो ये अपना जो पासबुक है, मोबाइल पासबुक है, उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये अभी हफ्ते से न्यूज़ में बना हुआ है। सो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बिकॉज हो सकता है एग्जामिनर इस एस्पेक्ट पे तुम्हें क्वेश्चन भी बना के दे दे कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है दैट इज आप मोबाइल पासबुक जो है वो उमंग ऐप से एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। सो दीज वर द एस्पेक्ट विच वर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू EPFO एक्ट, एंड आई होप यू गॉट टू नो द वेरियस इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट टिल नाउ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से कवरअप करिएगा, बिकॉज एग्जाम की अपडेट आ चुकी है, समय बहुत कम है और समय बहुत बलवान भी होता है। सो जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर अभी भी तैयारी में पीछे हो और अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ की तैयारी शुरू नहीं की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग की, क्योंकि ये मॉड्यूल अलग है, आपके बाकी जनरल स्टडीज़ के मॉड्यूल से अलग है, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगता है इस पर अभी तैयारी नहीं हुई है, सो आप हमारा कोर्स इसके लिए परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग स्पेसिफिकली करवा रहे हैं अलग से। और अभी लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, इसमें मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ। सो यू कैन, अगर अभी ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासेस में मेरे साथ एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्ड लेक्चर्स का भी प्रोविजन उस पर रहता है। सो दिस इज द कोर्स फॉर दैट। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि GS के जो सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ के जो सिलेबस है, उसमें भी अभी तैयारी में कमी है, सो आप ये फुल फ्लेज भी कोर्स हमारा ले सकते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ भी कवर है एंड GS के साथ साथ यू हैव दिस ऑल दीज मॉड्यूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। CSET भी इसका पार्ट रहेगा, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। सो चॉइस इज योर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ चुकी है एंड आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए सीरीज़ को काम कर ही रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो मैं आपको अपना मेल ID दे के जा रहा हूँ, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। मैंने इस सीरीज़ में पहले भी मेल ID दिया है, बट फॉर सम रीज़न अगर आपके पास नहीं है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर, दीपक wisdom.deepak@gmail.com। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज फॉर द एकेडमिक क्वेरी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है एकेडमिक पर्पज से, सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर। एडमिन क्वेरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इस वीडियो में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए। इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।